बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। इस वीडियो में बात करेंगे हम शॉर्ट लेक्चर नंबर 109 टू 115 तक, और इसमें मौजूद जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, लॉन्ग क्वेश्चन और रिपीटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने वीडियो मिस नहीं करनी, एंड तक देखनी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मॉड्यूल है 109, ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो इसका नेम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अर्ली जनरेशन 1। नेम से जाहिर करता है इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें अर्ली जनरेशन को देखेंगे कि अर्ली जनरेशन और आपकी जो थर्ड फाइव फिफ्थ जनरेशन तक की जो चीज़ें आ चुकी हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो हम अगर इसको देखें तो इसमें आपको सबसे पहले जो चीज़ें करने के लिए हैं वो क्या है कि जो कंप्यूटर जो भी होता है, मॉडर्न कंप्यूटर होता है, उसमें जो प्रोग्राम रन कर रहा होता है, जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है वो न्यूमेरिक डिजिट्स में इनक्लोज्ड हुई होती है। ठीक है, न्यूमेरिक डिजिट्स में इनक्लोज्ड होती है, और इस तरह की जो सीक्वेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब जिस पे वो मशीन जो है वो रन कर रही होती है, मशीन की वो ज़बान होती है जिसके मुताबिक वो रन कर रही होती है, उसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मशीन लैंग्वेज का। मशीन सिंपल लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो जो मशीन के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जितना भी प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, वो जैसे वर्क करता है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। यानी हम जिससे उसको कोई काम देंगे वो उसके मुताबिक वर्क करेगी। ठीक है, तो है वो मशीन लैंग्वेज है जो मशीन खुद समझती है। उसके बाद यहाँ पे जो ये हाईलाइटेड 2 लाइंस हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि अभी भी रिपीट हुआ है, आपको पता होगा। इसमें यह है कि राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ मशीन लैंग्वेज इज़ अ टीडियस टास्क। यानी प्रोग्राम को जो है ना वो मशीन लैंग्वेज में लिखना बहुत ही मुश्किल है, और इसमें एरर आ जाते हैं। उनको करेक्ट करने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम डीबगिंग कहते हैं। बग जो होता है ना, BUG बग, बग कंप्यूटर लैंग्वेज में एरर को बोलते हैं। कोई भी एरर आ जाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको बग बोलते हैं। डीबग मतलब उस एरर को रिमूव कर देना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज, और इसमें जनरेशन जो है वो आ रही होती हैं। जो अब हम बात करते हैं पहली जो 1940s का दौर था। ठीक है, उस वक्त जो जनरेशन्स थी वो अर्ली जनरेशन्स गिनी जाती थी, और उनमें जो प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस जो थी वो नोटेशनल सिस्टम्स में डेवलप हुए थे, और वो जो थे वो न्यूमेरिक थे। न्यूमेरिक फॉर्म नहीं थी उनकी, मैनुमेनिक फॉर्म थी। ठीक है, ये जस्ट आपने याद यहाँ पे रखना है। ये इस पूरे लेक्चर में आपने ये डीबगिंग की एक डेफिनेशन याद करनी है, और उसके बाद जो मशीन लैंग्वेज है वो याद करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने याद करना है। आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी यहाँ पे कि ये जो दिए हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है। अगर आप इसको मैनुमेनिक फॉर्म के ज़रिए देखो तो यहाँ पे आपको इनका मतलब नज़र आएगा कि LD जो होता है ये लोड को ज़ाहिर करता है। ठीक है, ADDI जो होता है ऐड को ज़ाहिर करता है। ST जो होता है वो स्टोर को ज़ाहिर करता है। ठीक है, और HLT जो होता है ये हाल्ट को ज़ाहिर करता है। आपने यहाँ पे जो चीज़ याद करनी है वो ये याद करनी है कि ये जो HLT है यहाँ पे हाल्ट है। ठीक है, ये किसको ज़ाहिर कर रहा होता है, ये हाल्ट को ज़ाहिर कर रहा होता है। और इसकी जो फॉर्म है मशीन लैंग्वेज वो क्या है, वो ये वाली है। ठीक है, C000 जो है ना वो हाल्ट को ज़ाहिर करता है। ये MCQs आपने लास्ट में याद करना है। ठीक है, अब जो ये चीज़ें थी, ये जो है हमारे पास हाल्ट, लोड, ऐड, ये हैं क्या, ये हैं हमारे पास मैनुमेनिक फॉर्म है। ठीक है, मैनुमेनिक। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसी में देखते हैं हमारे पास जो दूसरे शिपिंग चार्ज है, टोटल कॉस्ट है, वो मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि जो मेमोरी है वो किस लोकेशन पे है, रैम की किस लोकेशन में, 6C, D, E, ये मेमोरी की लोकेशंस होती हैं। छोटे छोटे खाने होते हैं रैम में बने हुए, जो पूरी एक रैम आपने अगर देखी तो उसमें इसके छोटे छोटे खाने होते हैं। पता होता है कि ये 6C है, 6D है, या 5E है, जो भी है। ठीक है, अब ये जो जितने भी नेम्स हैं, जो आइडेंटिफायर्स हैं, ये क्या करते हैं, प्रोग्राम वेरिएबल्स इनको हम बोलते हैं, और इनको हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 2-3 लाइन यहाँ पे हाईलाइट की हुई है इनको आपने अच्छे से करना है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगर आप आओ और यहाँ पे अगर देखो, यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अर्ली जनरेशन 2 में मॉड्यूल 110 है। इसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे जो कि आपके सामने रिपीट भी हुए हैं। यहाँ पे क्या है कि वन सच अ मैनुमेनिक सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड, जिसको हम असेंबलर्स बोलते हैं। ये असेंबलर का काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है मैनीमोनिक एक्सप्रेशंस को मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, ये MCQs आया हुआ था कि वो चीज़ जो कन्वर्ट करती है मैनुमेनिक इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में, उसका नेम क्या है, तो वो असेंबलर्स होते हैं, असेंबलर्स। ठीक है, उसके बाद ये जो मैनुमेनिक सिस्टम होता है, इस प्रोग्राम को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। जो
कन्वर्ट करते हैं वो असेंबलर्स, और पूरे प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड जनरेशन्स की बात हो रही है अभी तक। जो असेंबली लैंग्वेजेस है ये क्या है, सेकंड जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन्स में मशीन लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, सेकंड जनरेशन्स में असेंबली लैंग्वेजेस आ गई। थर्ड जनरेशन जो है वो क्या चीज़ है, वो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये सेकंड जनरेशन वाली, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि जो सेकंड जनरेशन वाली लैंग्वेजेस हैं ना, उनको असेंबली लैंग्वेज बोलेंगे, और वो मशीन डिपेंडेंट है, यानी वो एक ही मशीन पे वर्क कर सकती थी, उनको दूसरी मशीन पे वर्क करने के लिए इजाज़त नहीं थी, और वो कर भी नहीं सकती थी। हम उसको दूसरी मशीन में नहीं दाखिल कर सकते थे और दूसरी मशीन को उस पर नहीं चला सकते थे, तो ये मशीन डिपेंडेंट थे। ठीक है, थर्ड जनरेशन जो थी वो मशीन इंडिपेंडेंट थी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन भी आया हुआ था कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज किस के लिए यूज़ होती हैं। तो ये किसी भी एक पर जो है ना वो रिलाई नहीं करती, ये ऑल मशीन्स के लिए होती हैं। यही तो थर्ड जनरेशन्स की खासियत है। थर्ड जनरेशन्स की मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी भी एक पार्टिकुलर मशीन पे जो है ना वो रन नहीं करती, बल्कि सारे पर रन कर जाती है। ठीक है, इसको हम एक मशीन से दूसरे मशीन में भी दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलने को देख रहे हैं वो है फोर्ट्रान और कोबोल। फोर्ट्रान जो होता है वो क्या होता है, फोर्ट्रान होता है फार्मूला ट्रांसलेटर, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद करना है। कोबोल क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो इसको याद करना है। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद करनी है आपने कि जो हमारे पास फोर्ट्रान है इसको डेवलप किसने किया था। ठीक है, इसको साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन वालों ने डेवलप किया था, और जो कोबोल है इसको डेवलप किया था यूएस नेवी ने। यहाँ पे आपने कोबोल का है जो है ना वो लाजमी याद करना है कि कोबोल को किसने डेवलप किया था, यूएस नेवी ने डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको मिलेगा ट्रांसलेटर और कंपाइलर्स का। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर हम ट्रांसलेटर्स को देखें, वंस दिस कलेक्शन ऑफ हाई लेवल प्रिमिटिव्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, program called a translator was written. The translated program expressed in these high level primitives into machine language programs. ट्रांसलेटर क्या करता है कि ये जो हाई लेवल की प्रिमिटिव्स लैंग्वेजेस होती हैं इनको क्या करता है, मशीन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देता है। और इस तरह के जो ट्रांसलेटर होते हैं वो सेकंड जनरेशन जो असेंबलर्स हमने देखे हैं, मैनिक फार्म टू जो है ना वो मिनी उस फार्म में चेंज कर देते हैं, वो असेंबलर्स थे, सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस। और ये ट्रांसलेटर्स हैं, दोनों का काम सेम है। जस्ट क्या होता है कि उसमें जो थे वो मैनिक एक्सप्रेशन से, इसमें वो हाई लेवल प्रिमिटिव लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं प्रोग्राम को ट्रांसलेशन करते हैं, वो क्या होते हैं, वो कंपाइलर्स होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। जो ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, वो कंपाइलर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रेटर्स जो है वो क्या होते हैं, इस पे भी एमसीक्यूज़ था कि एन अल्टरनेटिव टू ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर के मुतबादल जो चीज़ है वो इंटरप्रेटर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना, आपने जस्ट ये याद करना है कि जो ग्रेस होपर था, ठीक है, उसने पहला कंपाइलर जो था वो डेवलप किया था, पहला कंपाइलर ग्रेस होपर ने। और बस इतना याद कर लें। इसमें यह था कि वो जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस थी वो जर्मन टर्म्स में थी, इंग्लिश में नहीं थी। ये एक चीज़ थर्ड जनरेशन के वाले से आपने याद करनी है कि जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस थी वो जर्मन लैंग्वेज में थी, इंग्लिश में नहीं थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन फाइनल में मिलेगा वो है नेचुरल लैंग्वेजेस का डिफरेंस करना है फॉर्मल लैंग्वेजेस से। तो नेचुरल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, नेचुरल जो नेचुरल ऑलरेडी मौजूद है, लाइक इंग्लिश है, जर्मन है, लैटिन है, उर्दू है, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, सारे नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अब अगर हम नेचुरल लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें जो होता है ना, प्रिसाइजली डिफाइंड बाय ग्रामर्स, इसमें ग्रामर आ जाती है। आपको पता है, आप कोई भी आप ले लो तो उसमें ग्रामर आपको सीखना पड़ेगी, अदरवाइज़ वो आपको नहीं आएगी। लेकिन फॉर्मल लैंग्वेजेस में क्या होता है कि कोई ग्रामेटिकल एनालिसिस नहीं होता है। ठीक है, जस्ट इतना डिफरेंस है। और जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं उसका जो एक वर्ड होता है उसके एक से भी ज़्यादा मीनिंग होते हैं, जबकि जो फॉर्मल लैंग्वेजेस होती है उसका जो एक वर्ड होता है उसका एक ही मीनिंग होता है।
है, एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं होते। ये भी इसका डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद मॉड्यूल 111 की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मॉड्यूल 111 में देखो तो मशीन इंडिपेंडेंस की बात होती है। मशीन इंडिपेंडेंस जो आपको पता है कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं, वो किसी एक मशीन पे डिपेंड नहीं करती, वो हर मशीन में चली जाती है, हर मशीन में रन करती हैं। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है जो कि मैंने हाईलाइट की हुई है इन 2 लाइंस में। ठीक है। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है वो चीज़ ये है कि हमारे पास 2 मुखफ़फ़ आपने याद करने हैं। पहला मुखफ़फ़ जो है ना वो ये है कि दी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI और IOS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन नाम से ज़ाहिर करता है कि इन्होंने क्या डेवलप किए थे, क्या पब्लिश किए थे। इन्होंने स्टैंडर्ड बनाए थे प्रोग्रामिंग पॉपुलर लैंग्वेजेस के लिए, स्टैंडर्ड क्रिएट किए थे, जो कि आपको MCQs भी आया हुआ है कि इन्होंने क्या क्रिएट किया हुआ है। तो वो जो है ना वो स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। उसके बाद MCQs यहाँ पे जो एक और है वो ये है कि इवन इन द केस ऑफ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस कंपाइलर डिज़ाइंस ऑफन प्रोवाइड फीचर्स। कंपाइलर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फीचर्स जिनको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्सटेंशंस बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट MCQs है हमारे पास फाइनल टर्म के लिए। इसको लाजमी याद करना है और आपको हो भी गया होगा क्योंकि ये जो आपके MCQs हैं उनमें भी बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है और साथ में इधर भी। उसके बाद यहाँ से मॉड्यूल स्टार्ट हो रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म के लिए, वो है पैराडियम्स के। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास पहले प्रोग्रामिंग पैराडियम की बात करें तो इसमें यह है कि इन रियलिटी द डेवलपमेंट of programming language has not progressed in this manner but has developed along different path as alternative approaches to प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस के जो अल्टरनेटिव अप्रोचेज़ हैं उनके रिलेटेड जो डेवलप हुए थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो जो डेवलपमेंशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की उसको हम प्रोग्रामिंग पैराडियम्स बोलते हैं। ठीक है। और ये प्रोग्रामिंग पैराडियम्स जो है ना वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है। 4 हैं जो आपने याद करने हैं। कौन कौन से, पहले इनके नेम याद कर लें। पहली फंक्शनल है, दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तीसरी इम्पेरेटिव है, चौथी डिक्लेरेटिव पैराडियम है। ठीक है। इनमें से हर में से एक एक MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के लिए। अगर आप अच्छे से करते हो तो इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। उसमें यह है कि हमारे पास अगर हम देखें एक टर्म में तो जो प्रोग्रामिंग पैराडियम है वो एक मिज़नोमर है। ये भी MCQs आया हुआ। ठीक है। क्या है, मिज़नोमर। लेकिन अगर हम इसी की रियलिस्टिक टर्म देखें तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडियम। ठीक है। ये चीज़ होगी। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, पहला MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के इम्पेरेटिव पैराडियम आल्सो नोन एज द प्रोसीजरल पैराडियम। ठीक है। एक तो ये MCQs है। उसके बाद रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द प्रोग्रामिंग प्रोसेस। यहाँ पे 2 MCQs थे कि इम्पेरेटिव पैराडियम आल्सो नोन एज प्रोसीजरल पैराडियम, दूसरा कि प्रोग्रामिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट्स इन ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट्स किए थे वो कौन से थे, वो भी इम्पेरेटिव पैराडियम। और इसमें जो पैथोन है, जीडो कोड है, वो आया, मशीन लैंग्वेजेस है वो आगे टेबल आएगा, उसको हम देखेंगे कि इनमें किसकी कौन सी लैंग्वेजेस है। ठीक है। इसमें अगर हम इम्परेटिव लैंग्वेजेस का आपसे लॉन्ग में डिफरेंस पूछा जाता है कि इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव या फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो आपने डिफरेंस में यही लिखना होता है कि इसमें ये लैंग्वेज है, इसका ये डेफिनेशन है, बस इस तरह से। ठीक है। एग्जांपल वगैरह सारा यहाँ पे आप इम्परेटिव पैराडियम के बारे में लिखा है। द इम्परेटिव पैराडियम टेल्स अस टू अप्रोच द प्रोग्रामिंग प्रोसेस बाय फाइंडिंग एन एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड। ये भी MCQs है कि ऐसा प्रोग्रामिंग प्रोसेस जिसमें हम एक एल्गोरिदम फाइंड करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एट हैंड एंड देन एक्सप्रेसिंग दैट एल्गोरिदम एज अ सीक्वेंस ऑफ कमांड्स। पहले क्या करेंगे कि प्रॉब्लम को एट हैंड सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम फाइंड किया, देन उसी एल्गोरिदम को एक सीक्वेंस में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है। सिंपल है, ये चीज़ होगी आपने करनी है। उसके बाद हमारे पास टेबल आ जाएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो MCQs मैंने करंट बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से क्विज़ आए। ठीक है। पहला क्विज़ ये है कि जो फंक्शनल पैराडियम है उसमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती है, उसमें लिस्प यूज़ होती है। जो यहाँ पे आए हुए हैं ना मैंने वही हाईलाइट किए हैं, दूसरे भी आपने साथ में याद रखनी। ठीक है। तो इसमें जो लैंग्वेज वो लिस्प यूज़ होती है। ठीक, सेम इसी तरह जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम होता है उसमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, उसमें हमारे पास 4 है। एक है जावा, C++, ##, ये MCQs था कि इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, तो उसमें HTML चौथा ऑप्शन दिया हुआ था जो कि राइट
ऑप्शन था। उसके अलावा स्मॉल टॉक है, ये उन्होंने डायरेक्ट पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, तो उसमें हमारे पास कौन सी आ जाएगी, स्मॉल टॉक आ जाएगी। ठीक है, ये तो दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए थे फंक्शनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए, लेकिन जो दूसरों के लिए भी आए हुए हैं एमसीक्यूज उनमें आपको ये पूछा जाता है कि जो इम्पेरेटिव पैराडियम है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, पैथोन की, एडीए की, और ये फॉर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, ठीक है, इनकी यूज़ होती है। ठीक हो गया। इसी तरह सेम डिक्लेरेटिव पैराडियम जो है इसमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, इसमें प्रोलॉन्ग, जीपीएसएस और एसक्यूएल जो है ना ये यूज़ होती है। ये टेबल इंपॉर्टेंट याद करना है, इसको लाजमी याद करना है। ठीक है, यही आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेगा, ये इसी में से आपका लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आप डिटेल से बता सकते हो। ये आपके अपनी होती है, आपके अपनी काबिलियत होती है कि आप एमसीक्यूज़ को लॉन्ग में किस तरह बना सकते हो, लॉन्ग को एमसीक्यूज़ में किस तरह ला सकते हो। ठीक है, डिक्लेरेटिव पैराडियम की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत पहला ही इसमें एमसीक्यूज़ है, पहली आधी लाइन कि इन कंट्रास्ट टू द इम्पेरेटिव पैराडियम इज़ द डिक्लेरेटिव पैराडियम। इम्पेरेटिव पैराडियम के मुतबादिल कौन सी चीज़ है, डिक्लेरेटिव पैराडियम है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोग्रामर होता है वो आस्क टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड रेदर दैन टू एन एल्गोरिथम टू बी फॉलोड। अच्छा, इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस ये था, उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एल्गोरिदम को फॉलो नहीं किया जाता, जस्ट डायरेक्टली तौर पे जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, डिक्लेरेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है रेदर देन फॉलोइंग द एल्गोरिदम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, ये भी एमसीक्यू था जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। उसके बाद जो ये है कि आर डिक्लेरेटिव पैराडियम प्रोग्रामिंग सिस्टम अप्लाइज अ प्री एस्टैब्लिश्ड जनरल पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रेजेंटेड टू। इसमें जो भी प्रॉब्लम आप प्रेजेंट करोगे इसके पास जो मौजूद पहले ही एक एल्गोरिदम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो इम्पेरेटिव पैराडियम प्रोवाइड करता है एल्गोरिदम। ठीक है, ये उसी को फॉलो करता हुआ क्या करता है कि प्रॉब्लम को एट एंड दी सॉल्व कर देता है। ठीक है, इसमें जस्ट इतना है। ठीक है, अब इन चीज़ों को अगर आप याद करते हो तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, सब चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ़ाइल से ज़्यादा जो है ना वो हैंडआउट्स बेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शनल पैराडियम की बात अगर करें, फंक्शनल पैराडियम में आपको 3-4 एमसीक्यूज ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड थे वो मैंने ये सब्ज कलर से हाईलाइट किए हैं। पहला ये कि अंडर दिस पैराडियम अ प्रोग्राम इज़ व्यूड एज एंटिटी दैट एक्सेप्ट्स इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट्स इज़ कॉल्ड फंक्शनल पैराडियम। ऐसा पैराडियम जो कि क्या करता है, उसमें इंटाइटिटी के तौर पर उसे देखा जाता है, यानी किसी एक सब्जेक्ट के तौर पर, किसी एक चीज़ के तौर पर, और वो इनपुट को रिसीव करता है और आउटपुट को जो ना वो प्रोड्यूस करता है, उसको फंक्शनल पैराडियम बोलते हैं। मैथमेटिक्स जो थे, मैथमेटिशियंस जो थे, उन्होंने इन एंटिटीज़ को क्या बोला था, फंक्शंस कहा था, इन एंटिटीज़ को फंक्शंस बोला था। ठीक है, और विच द रीज़न इज़ दिस अप्रोच इज़ कॉल्ड द फंक्शनल पैराडियम। इस वजह से ये जो एंटिटीज़ का फंक्शन है उसको हम फंक्शनल पैराडियम बोलते हैं। अंडर दिस पैराडियम अ प्रोग्राम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट्स। ठीक है, इस फंक्शनल पैराडियम में जो प्रोग्राम होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय कनेक्टिंग पहले से ऑलरेडी जो प्रोग्राम स्मॉलर यूनिट्स होते हैं या जो फंक्शंस थे, हर एक प्रोग्राम को, उन्हीं को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और एक प्रोग्राम जो वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। उसमें सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर दिए मैंने। उसके बाद इसी में अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है कि इसमें क्या होता है कि हर यूनिट जो होती है उसकी आउटपुट्स जो होती है वो दूसरे यूनिट के लिए एज ए इनपुट होती है, और इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जिससे जो होता है इजीली क्या होता है कि डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट होता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का लफ्ज़ नज़र आएगा। यहाँ पे बताया ये गया है कि फंक्शनल पैराडियम में लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, सिंपल है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा इनको समझें और बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा जो इम्परेटिव और जो फंक्शनल पैराडियम है उनमें डिफरेंस का। तो इम्परेटिव और फंक्शनल में दोनों में डिफरेंस ये है कि जो इम्परेटिव पैराडियम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स पे मुश्तमल होते हैं, और हर ईच ऑफ विच रिक्वेस्ट दैट अ कंप्यूटेशन बाय परफॉर्म दैट एंड द रिजल्ट बी स्टोर्ड फॉर द लेटर यूज़।
मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, हर एक के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन जो फंक्शनल पैराडिग्म होते हैं उसमें सिंगल स्टेटमेंट होती है और एक ही सिंगल कंप्यूटेशन इमीडिएटली एक ही मतलब टेक्स्ट में जो है ना वो नेक्स्ट में सारा कुछ जो है ना वो परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म है, जिसमें क्या होता है कि ये एक सबसे पहले ये चीज़ कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये कौन सी है, प्रोमिनेंट है वन इन टुडेज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होने वाली जो लैंग्वेज है टुडेज सॉफ्टवेयर वो कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी जो अभी यूज़ हो रही है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस के साथ, जिनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला यह गया है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ व्यूड एज कलेक्शन ऑफ यूनिट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है वो कलेक्शन ऑफ यूनिट्स होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये कैपेबल होते हैं, इस काबिल होते हैं कि जो एक्शंस है उनको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और क्या होता है इसमें एक और एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट था कि ईच ऑफ विच ऑब्जेक्ट वुड इनकम्पास ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस कॉल्ड मेथड्स। ठीक है, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है उनको हम मेथड्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखो, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिए, ऊपर लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स जहाँ पे आ जाए वो ऑब्जेक्ट्स होंगे और कलेक्शन ऑफ फंक्शन जहाँ पे आ जाए वो मेथड्स होंगे। मतलब ये कि अगर यूनिट को कलेक्ट किया जाए यूनिट्स को तो ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर उन ऑब्जेक्ट्स के जो फंक्शंस हैं उनको कलेक्ट किया जाए तो मेथड बनेगा, पूरे ऑब्जेक्ट का मेथड बनेगा, जिस पे जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्नाक्यूलर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देखो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है हमारे पूरे मॉड्यूल्स में। ठीक है, इसमें क्या था कि द डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लास, उसी की तरह आगे है एन ऑब्जेक्ट दैट इज बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर क्लास इज सेड टू बी एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। उसी तरह यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट दैट इज बेस्ड ऑन पार्टिकुलर क्लास, ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक खास पार्टिकुलर क्लास पे वर्क करता है उसको हम इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं जनाब। 115 लेक्चर्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इतनी मेहनत से बनाते हैं, थोड़ा सा लाइक कर दिया करें थोड़ा सा, और साथ में एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि हमें थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिले, ताकि हम मज़ीद जल्दी जल्दी और भी नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करते जाएँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।